हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। सारा वीडियो मतलब एक सीरियली ऑर्डर में आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं सारे वीडियो को। पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, यानी पोषण। सारे पोषण क्या क्या, पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, सारी चीज़, विटामिन, सारे डिस्कस इसमें कर चुके हैं न्यूट्रिशन में ही। उसके बाद हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, यानी मानव का कंकाल तंत्र जो है, कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट का क्या नाम होता है, कौन सा हड्डी कहाँ होता है, सारे हड्डी के बारे में इसमें स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए सर, आज हम लोग चौथा चैप्टर आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसको हिंदी में सर क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं सर, इसको रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए सर, ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं रक्त, ऊर्जा, पोषक पदार्थ का शरीर में संचरण होना ही क्या कहलाता है सर, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हम कह सकते हैं रक्त हो गया, ऊर्जा हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, ये सभी चीज़ों का हमारे शरीर में संचरण होना ही, यानी ट्रांसपोर्ट होना ही क्या कहलाता है सर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? चलिए, इसकी खोज किसने किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो आपका जवाब होगा सर, विलियम डार्बे ने किसका खोज किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। क्लियर है? अगर आपसे नाम पूछ ले तो आप बता सकते हैं विलियम डार्बे, इसका खोज किसने किया था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय विलियम डार्बे। विलियम डार्बे के द्वारा क्या किया गया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या किया गया था, खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, हम आपको डेफिनेशन अभी जस्ट बताए, रक्त, ऊर्जा, पोषक पदार्थ का शरीर में संचरण होना ही क्या कहलाता है सर, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। चलिए सर, ये ब्लड सर्कुलेट कितने तरह से हो सकता है? 2 तरह से हो सकता है। एक तो ओपन, यानी हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में 2 तरह से हो सकता है। एक तो खुला टाइप हो सकता है, या नहीं तो क्या होगा, क्लोज टाइप यानी बंद टाइप। यानी हम एक को ओपन सिस्टम कह सकते हैं, दूसरे को क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम में होता है क्या है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता। ब्लड इसमें किस में नहीं बहती है, ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिका में इसमें ब्लड नहीं बहती है ओपन सिस्टम में। देखिए, इसमें उत्तक के संपर्क, इसमें रक्त जो होता है सर किसके संपर्क में होता है, उत्तक के संपर्क में होता है। हम कह सकते हैं इसमें रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है सर किसके संपर्क में होता है, टिश्यू के संपर्क में होता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले ओपन सिस्टम का, बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला तंत्र का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो हम आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं, ऑर्थोपोडा, मक्खी, तितली, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब में कैसा होता है, इसमें कोई भी ब्लड, इसके शरीर के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, यानी रक्त वाहिका नहीं पाया जाता है। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट बोल दिए, इसमें रक्त जो होता है किसके संपर्क में होता है सर, उत्तक के संपर्क में होता है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या कहा गया, खुला तंत्र, यानी हम कह सकते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त किसके संपर्क में होता है सर, उत्तक के संपर्क में होता है, यानी टिश्यू के संपर्क में होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑर्थोपोडा, मक्खी, तितली, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब जो है अगर आपसे पूछ ले इसमें किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा सर, ओपन सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसमें सर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगले टाइप पे आते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होगा सर, जैसे ही क्लोज सिस्टम हो गया यानी बंद तंत्र, इसको क्या कहेंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। जब बंद होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर क्या पाया, ब्लड वेसल के अंदर में क्या होगा, रक्त का क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें रक्त जो होता है सर रक्त वाहिनी में बहता है, यानी इसमें क्लोज सिस्टम में
ब्लड जो है किस में बहता है, फ्लो किस में होता है सर, ब्लड वेसल में, यानी रक्त वाहिनी में इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, बहता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मानव जानते हैं हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है किस टाइप का है हमारे शरीर में, क्लोज सिस्टम है। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, हो गया एनिमल, हो गया, ये सब किस टाइप का एग्जाम्पल है, आपको क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। यानी हम कह सकते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या है, ये सब एग्जाम्पल हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या हो गया, आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया। यानी हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी डिस्कस कर लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप होते हैं, एक क्लोज टाइप होते हैं। ओपन टाइप में क्या होता है सर, इसमें रक्त जो होता है टिश्यू के संपर्क में होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता ओपन सिस्टम में। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑर्थोपोडा, मक्खी, तितली, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब ओपन सिस्टम के हो गए। और क्लोज सिस्टम का सर क्या हो जाएगा, इसमें रक्त जो होता है सर किस में पाया जाता है, रक्त वाहिनी में बहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जब रक्त ब्लड वेसल में फ्लो होगा तब हम क्या कहेंगे, उस टाइप के सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाता है सर। जैसे हो गया एग्जाम्पल हो गया एनिमल हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए अब रक्त जब पढ़ रहे हैं तब रक्त क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, आपसे अगर पूछ ले रक्त को क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका कार्य सर क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ का परिवहन करना। देखिए ब्लड का जो सर कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट को क्या करता है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है सर, यानी ब्लड करता है, यानी रक्त करता है। क्लियर है। यानी रक्त का कार्य हो गया हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना और शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवाना। ये किसके कारण होता है, रक्त के कारण होता है, ब्लड के कारण होता है। देखिए शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी कितना होता है सर, 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर। कितना 5.5 लीटर हमारे शरीर में कितना होता है, हमारे शरीर में अगर ब्लड पूछ ले तो कितना होता है हमारे शरीर में ब्लड, 5.5 लीटर ब्लड होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी कितना होता है, 5.5 लीटर। क्लियर है सर। देखिए सर रक्त का जो निर्माण होता है 2 जगह होता है, एक तो एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो यानी लीवर में, कहाँ होगा, एम्ब्रियो में होगा तो यानी लीवर में होगा। एडल्ट में जब आदमी वैक्स हो जाता है, एडल्ट हो जाता है अबव 18 एज, तब उसमें कहाँ निर्माण होने लगता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होने लगता है। इन्हें हम कह सकते हैं बोन मैरो में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। और जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ाए थे उस समय भी सर आपको बताए थे रक्त का निर्माण जो है होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्लियर है। आपको हम ये भी बता दिए कहाँ निर्माण होता है, 2 जगह होता है, एक एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो यानी लीवर में होता है, एक कहाँ होता है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। देखिए सर रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का जो सर पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। जहाँ हम आपको एक पहले ही बताए थे ये 7 है, 7 से अगर इधर रहेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, इधर होगा तो क्या होगा, बेसिसिक, और 7 पे रहेगा 7 रहेगा तो उसका मतलब क्या है, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा, बेसिक होगा। तो 7.4 जो है सर ये किसका हो गया, यानी इधर हो गया, यानी इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। हम कह सकते हैं रक्त का जो नेचर होता है बेसिक इन नेचर होता है, यानी कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है सर, अम्लीय नहीं होता है। कैसा होता है रक्त का प्रकृति, अगर आपसे रक्त का प्रकृति के बारे में पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा सर, रक्त का प्रकृति जो होता है सर क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर है। चलिए सर देखिए सर अभी ब्लड के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो और भी पॉइंट ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, ब्लड शरीर में रक्त बैंक को क्या कहा जाता है सर, पिहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पीला कहा जाता है, एस्पिलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? एस्पिलिन मतलब पीला। शरीर, हमारे शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पीला को कहा जाता है, यानी एस्पिलिन को कहा जाता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले हमारे शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो पीला को कहा जाता है। तो आपका जवाब होगा, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एस्पिलिन। क्या कहा जाता है? एस्पिलिन। चलिए, लैब में ब्लड को कितना दिन तक रहे? देखिए, लैब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सी, यानी 4 डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 42 दिन तक रखा जा सकता है ब्लड को। कितने दिन तक रखा जा सकता है? मैक्सिमम 42 दिन तक। अगर रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला करके रखेंगे तो मेरा 10 से 12 दिन में ही ब्लड क्या हो जाएगा सर? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। क्लियर है सर? यानी ब्लड को आपका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ब्लड को लैब में कितनी डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कितने दिन मैक्सिमम रख सकते हैं? 42 दिन तक रख सकते हैं। अगर ब्लड में, जब हम ब्लड को रखते हैं लैब में, अगर उसमें ऑक्सीलेट अगर नहीं मिलाएंगे तो कितने दिन में ब्लड खराब हो जाएगा सर? 10 से 12 दिन में क्या हो जाएगा? ब्लड मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कह सकते हैं क्या हो जाएगा सर? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी ऑक्सीलेट क्या करता है? उसके ब्लड को क्या करता है? सुरक्षित रखने का कार्य करता है, खराब होने नहीं देता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछ ले ब्लड में क्या मिला करके रखा जाता है, तो ऑक्सीलेट मिला करके रखा जाता है। ऑक्सीलेट मिलाने के कारण ही ब्लड को मैक्सिमम कितना दिन तक रख सकते हैं? 42 दिन तक रख सकते हैं। अगर ब्लड में ऑक्सीलेट नहीं मिलाएंगे तो कितना दिन तक ब्लड रहेगा? कितना दिन तक ब्लड रह सकता है सुरक्षित? 10 से 12 दिन तक रह सकता है। अगर नहीं मिलाएंगे तो 10 से 12 दिन तक रहेगा। आपसे ये क्वेश्चन बराबर पूछ लेता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको रिमेंबर रखिएगा। देखिए सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है अच्छे से, तब इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो आप बहुत सारे चैनल भी है, आप वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको यहाँ से करना ही है। चलिए सर, यहाँ तक ये हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी किया। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में कितना होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, एडल्ट में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो हम लोग इतना सारा चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर लिए। चलिए, काफ़ी एनफ है इतना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए सर, ब्लड जो है, देखिए ब्लड का जो भाग होता है यानी पार्ट्स ऑफ ब्लड, यानी अब ब्लड के भाग पढ़ेंगे, यानी ब्लड का निर्माण हुआ है कैसे। देखिए, ब्लड में 2 चीज़ पाया जाता है, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है? ब्लड कार्पल्स, यानी इसको क्या बोला जाता है सर? रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही बोला जाता है। देखिए हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा कितना % होता है सर? 55% भाग पे 55% पार्ट रहता है। किसका रहता है? प्लाज्मा। हम कह सकते हैं 55% पार्ट ऑफ प्लाज्मा इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड। तो देखिए सर, 55% प्लाज्मा और 45% क्या होता है? ब्लड कार्पस, यानी रक्त कणिकाएँ। ये रक्त कणिकाएँ, अब बताइए, ये 55% हो गया तो ये कितना % होगा? यानी 45% भाग पे क्या होगा? ब्लड कार्पल्स होगा, यानी रक्त के अंदर। तो देखिए, यानी रक्त में क्या चीज़ रहता है? 2 चीज़ रहता है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कार्पस। प्लाज्मा कितना % होता है? 55% होता है रक्त में, और ब्लड कार्पस कितना % होता है रक्त में? 45% भाग होता है। क्लियर है? यानी 45% होता है। देखिए, रक्त कणिकाएँ में 3 चीज़ पाया जाता है। फर्स्ट इज RBC, यानी RBC इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में सर? सॉरी, RBC हो गया। दूसरा क्या होगा? WBC। तीसरा क्या होगा? प्लेटलेट्स। देखिए, RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएँ, यानी रेड ब्लड कार्पल्स। WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। प्लेटलेट्स मतलब क्या होता है? बिंबाणु। बिंबाणु मतलब क्या हुआ? प्लेटलेट्स। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, ब्लड कार्पस जो होते हैं, ब्लड कार्पस में 3 चीज़ होता है, RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। एक एक चीज़ के बारे में बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं।
चलिए सर, अब हम लोग आते हैं प्लाज्मा पे। देखिए सर, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, यानी 55% पार्ट ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं। ये रक्त का 55% भाग क्या होता है, रक्त का 55% भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। यानी प्लाज्मा 55% भाग होता है। देखिए प्लाज्मा जो होता है ये कलरलेस होता है। प्लाज्मा कैसा होता है सर, कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। हम कह सकते हैं प्लाज्मा रंगहीन होता है। देखिए प्लाज्मा का जो कार्य होता है, प्लाज्मा का निम्न कार्य होता है। देखिए आज नीचे में लिखा हुआ है प्लाज्मा का कार्य, ये क्या है, फंक्शन। क्या है सर, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का कार्य। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं। यह रक्त को श्यानता उपलब्ध कराने का कार्य करता है। देखिए रक्त को विस्कोसिटी कौन बनाता है, आप प्लाज्मा बनाता है। यानी ये किसका कार्य हो गया, प्लाज्मा का कार्य हो गया। यानी विस्कोसिटी यानी रक्त को श्यानता बनाने का कार्य कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। यानी श्यानता यानी विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी, रक्त को विस्कोसिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो प्लाज्मा करता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत तरह से आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से बारी बारी से एक एक चीज़ को देखना है और पढ़ना है और हम लोग को सीखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप उस क्वेश्चन को उठाइए, जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है आप उसको सॉल्व कर दीजिए, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका प्लाज्मा का दूसरा कार्य क्या होता है सर, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा का दूसरा कार्य जो होता है सर, इसमें रक्त बनाने वाले प्रोटीन, इसमें थक्का बनाने वाले, रक्त का थक्का बनाने वाले क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है सर, प्लाज्मा में क्लोटिंग करने के लिए, यानी रक्त को थक्का बनाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। यानी ये किसका कार्य हो गया, प्लाज्मा का हो गया। चलिए प्लाज्मा का तीसरा कार्य हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे शरीर के रक्त को पीएच मान को मेंटेन रखने का कार्य करती है। यानी प्लाज्मा जो है सर, हमारे शरीर का रक्त का जो पीएच मान होता है कैसा होता है, 7.4 होता है। कैसा होता है, इन नेचर बेसिक होता है। और ये पीएच मान को यानी 7.4 को मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यानी इसका कार्य, प्लाज्मा का यही कार्य होता है, ये खून को न तो एसिडिक होने देता है और न ही बेसिक होने देता है। ये 7.4 क्या करता है, फिक्स्ड रखता है। क्या करता है, फिक्स्ड रखता है, यानी नियत रखता है, कांस्टेंट रखता है, इसको वैरी होने नहीं देता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चौथा कार्य पढ़ेंगे प्लाज्मा का। इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का 10%, कार्बन डाइऑक्साइड का 3.7% ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। यानी प्लाज्मा जो है, इसका चौथा कार्य हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी ये ऑक्सीजन कितना परसेंट करता है, प्लाज्मा 10%। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा ऑक्सीजन का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपका जवाब होगा 10% प्लाज्मा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट करता है, 3.7% कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यानी इसका ट्रांसपोर्ट करने का कार्य किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। यानी हम कह सकते हैं प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन का 10%, कार्बन डाइऑक्साइड का 3.7% ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है, यानी परिसंचरण करने का कार्य करती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है। क्लियर है। ये आपका कंप्लीट था इसका ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, रक्त थक्का बनाने वाले इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे शरीर के पीएच मान को मेंटेन रखने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का ऑक्सीजन का 10%, कार्बन डाइऑक्साइड का 3.7% ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे शरीर में। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए देखिए सर, प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। प्लाज्मा में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा में होता है, 7.1 भाग पाया जाता है। कहाँ, प्रोटीन का 7.1% भाग यानी पार्ट कहाँ पाया जाता है सर, प्लाज्मा में पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा में 3 प्रकार प्रोटीन कौन कौन सा है, एल्बुमिन, प्रोथोबिन, फाइब्रिनोजेन। क्लियर है। ये 3 प्रकार के एल्बुमिन, प्रोथोबिन, फाइब्रिनोजेन। चलिए
प्लाज्मा में जो होता है सर 92% यानी 92% क्या होता है सर, वाटर होता है। क्या होता है, 92% क्या होता है सर, वाटर होता है। प्लाज्मा में 1% अदर सब्सटेंस होता है। आप तो देख लिए प्रोटीन कितना हुआ, 7.1% और भी सब्सटेंस होगा, टोटल 100% होगा। तो देख रहे हैं प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग पानी होता है, यानी 92%। अगर पूछ ले प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है, आपका जवाब होगा 92% क्या होता है सर, वाटर होता है, और 1% अदर सब्सटेंस होते हैं, और सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलिए, ये मेरा कंप्लीट इंटायर हिस्ट्री था प्लाज्मा का। देखिए सर, इसको अच्छे से अगर आप लोग समझ करके लिखते जाइएगा कॉपी पे, तो उससे क्या होगा, आपको रिमेम्बरिंग अच्छा रहेगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और हमने एक एक पॉइंट को कोशिश किया है, संग्रह किया है एक जगह करके आपको बताने के लिए। चलिए, प्लाज्मा तो पढ़ लिए। ये क्या था मेरा, प्लाज्मा था 55%। एक ब्लड कार्पल्स था, रक्त का दूसरा भाग था। और ब्लड कार्पल्स कितने प्रकार, ब्लड कार्पल्स के 3 भाग थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ। चलिए सर, लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण सर कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है सर, रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। यानी हम कह सकते हैं लाल रक्त आरबीसी का निर्माण जो होता है सर अस्थि मज्जा में होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम सर, इसका केमिकल नेम होता है एंथ्रोसाइट। यानी आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है, आरबीसी का केमिकल नेम सर क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, एंथ्रोसाइट। क्या होता है इसका सर, एंथ्रोसाइट। यानी आरबीसी का केमिकल नेम हो गया एंथ्रोसाइट। चलिए, इसका खोज जो है, आरबीसी का खोज, आरबीसी इज डिस्कवर्ड बाय मेलफिंगी एंड स्वाटरडम के द्वारा किया गया था। आरबीसी का खोज किसके द्वारा किया गया था, मेलफिंगी और स्वाटरडम के द्वारा किया गया था। देखिए, आरबीसी का आकार, आकृति कैसा होता है, शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है, टेबलेट शेप होता है, यानी गोलाकार दवा शेप होता है। कैसा होता है सर, गोलाकार दवा शेप होता है। यानी आरबीसी का शेप कैसा होता है सर, टेबलेट शेप होता है, यानी गोलाकार दवा शेप होता है। और इसका अमाउंट कितना होता है सर हमारे शरीर में, 4.5 से 5.5 मिलियन पर सीसी। कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर सीसी। समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद आरबीसी का ही अगला चीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पाया जाता है आरबीसी में सर, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है सर, हीमोग्लोबिन। हेम मतलब क्या हो गया, हेम क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। ग्लोबिन मतलब क्या हुआ, आयरन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब आयरन, यानी पिगमेंट का मतलब क्या होता है, इसी पिगमेंट, हेम का मतलब क्या हुआ, पिगमेंट होता है। और इसी पिगमेंट के कारण हमारे शरीर के ब्लड का कलर जो होता है कैसा होता है, रेड कलर होता है। यानी कह सकते हैं इसी के कारण रेड कलर रक्त में पाया जाता है। किसके कारण पाया, कौन से पिगमेंट के कारण पाया जाता है, तो हेम पिगमेंट के कारण क्या पाया जाता है, ब्लड का रंग, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बता सकते हैं। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्लड का कलर क्यों लाल होता है, किसके कारण, पिगमेंट के कारण होता है। कौन से पिगमेंट, हेम पिगमेंट के कारण होता है। इसी कारण ब्लड का कलर, रेड कलर जो होता है रक्त का पाया जाता है। चलिए, आरबीसी जो होता है सर, ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है। हम कह सकते हैं आरबीसी जो है ऑक्सीजन कैरियर का कार्य करता है। यानी आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। यानी कह सकते हैं किस फॉर्म में ले जाने का कार्य करता है, इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में लेकर के जाता है हमारे शरीर में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर के जाता है। यानी देखिए, एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से दोनों से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 इसका क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए,
यानी हम कह सकते हैं आरबीसी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक का काम करता है, आरबीसी का कार्य क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरियर करने का कार्य होता है। और किस फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करता है सर, ये अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर इसका आपको फार्मूला पूछ ले ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, HbO2 का, HbO2 इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए फंक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या होगा, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे शरीर में, यानी ये किसका कार्य होता है, आरबीसी का कार्य होता है। अभी सब जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे आरबीसी के ही पॉइंट हैं। चलिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कुछ ऊँट लंबा ये सभी तो एनिमल है, इसमें इसके जो आरबीसी होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शन है और आप ये याद रखिएगा, और ख़ास करके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊँट और लंबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये है एनिमल लेकिन फिर भी इसमें केंद्रक पाया जाता है। वैसे एनिमल आरबीसी में क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, हम पढ़ रहे हैं। चलिए, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसमें कोशिका विभाजन होगा, नहीं होगा। उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। क्या होगा सर, कोशिका विभाजन नहीं होगा। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तब उसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। क्या होगा, जब न्यूक्लियस ही नहीं रहा तो कोशिका विभाजन कहाँ से होगा, होगा ही नहीं, यानी सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन आरबीसी। उसके बाद क्या होगा, आरबीसी श्वसन में भाग नहीं लेता है। हम कह सकते हैं आरबीसी डू नॉट हेल्प इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आरबीसी जो होता है सर श्वसन में भाग नहीं लेता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी श्वसन में क्या करता है, ये भाग नहीं लेता है। अगर आपसे पूछ ले कौन श्वसन में भाग नहीं लेता है, तो आरबीसी श्वसन में भाग नहीं लेता है, आपको याद रखना है। चलिए, आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है। यानी जीवन काल जो होता है आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का डेथ एंड रिसाइकल किसको कहा जाता है, एस्पिलिन यानी पीला को कहा जाता है। इसको तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह, यानी आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो गया वो आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, तो पीला में ही डिस्ट्रॉय होता है। कहाँ होता है, पीला में। क्लियर है। पीला को ही ब्लड बैंक बोला जाता है, एस्पिलिन को ही क्या बोला जाता है सर, ब्लड बैंक बोला जाता है। ये सारे पॉइंट मेरा किसका था, आरबीसी के बारे में कंप्लीट पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। उसके लाइफ स्पेन क्या होता है, कहाँ इसका निर्माण होता है। चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं WBC। ये किसका, उसी का दूसरा भाग था WBC, यानी ब्लड कार्पल्स का दूसरा भाग था। चलिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है सर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। यानी WBC का केमिकल नेम क्या हो गया सर, ल्यूकोसाइट। इसका खोज किसने किया था, गैब्रिएल ने किया था। गैब्रिएल ने इसका क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसका किया था डिस्कवर, WBC का क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसने किया था, गैब्रिएल ने किया था। किसका डिस्कवर किया था, WBC का किया था। देखिए, WBC का कार्य जो होता है ये हमारी इम्यूनी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करता है। हमारे इम्यूनी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत बनाता है, तो मेरा जवाब क्या होगा, WBC जो होता है सर ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को यानी इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करता है। देखिए, इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितना होता है, 8,000 से 10,000 पर सीसी होता है। कितना होता है, 8,000 से 10,000 पर सीसी WBC का हमारे शरीर में मात्रा होता है। चलिए, क्लियर है। चलिए, इसी में अब हम लोग पढ़ते हैं WBC में जो होता है क्या क्या होता है। WBC में देखिए दो चीज़ होता है, एक कन्या होता है, एक अकन्या होता है। कन्या को क्या बोला जाता है, ग्रेनुलोसाइट। इसको क्या बोला जाएगा, अग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर है। देखिए, ग्रेनुलोसाइट्स यानी कन्या में क्या क्या होगा, बेसोफिल होगा। बेसोफिल कितना होता है, 0 से 1% होता है। ये एलर्जी को ख़त्म कराती है। ये एलर्जी को क्या करती है, बेसोफिल्स क्या करता है, एलर्जी को ख़त्म कराने में कौन मदद करता है, हमारे WBC में कन्या और अकन्या होते हैं। यानी कन्या किसका भाग हो गया,
कन्या के 3 भाग, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स। देखिए बेसोफिल्स का काम हो गया, ये एलर्जी को ख़त्म करता है। न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट होता है? 60 से 70% होता है। ये बैक्टीरिया को क्या करने का कार्य करते हैं? बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल्स का कार्य ही हुआ किलिंग बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करना। ईसाइनोफिल्स ये कितना होता है? 1 से 5% होता है। ये ईसाइनोफिल्स जो होता है ये हमारे परजीवी प्रभाव को क्या करता है? यानी कम करता है, यानी हम दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं है, उस प्रभाव को क्या करता है? ये कम करता है। और हम जानते हैं WBC जो है सर, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए अकन्या में क्या क्या होता है, चलिए अकन्या में क्या क्या होता है। देखिए मोनोसाइट्स कितना परसेंट होता है? 5 से 10% होता है। ये बैक्टीरिया को खाती है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को खाती है, जिसका मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। यानी अकन्या में मोनोसाइट्स कितना होता है? 5 से 10% होता है। इन साइज कैसा होता है? लार्ज होता है। कैसा होता है? अकन्या में क्या हो गया? मोनोसाइट्स 5 से 10%, ये बैक्टीरिया को क्या करती है? खाती है। इन साइज यानी इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स कितना होता है? 15 से 20% होता है। ये हमारे लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी यानी कोई रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में उसके प्रति क्या करता है? एंटीबॉडी उत्पन्न कराने का कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट्स करवाता है। इन साइज इसका कैसा होता है? स्मॉल पार्टिकल होता है, यानी स्मॉलेस्ट यानी छोटा कण होता है, कह सकते हैं। चलिए हम लोग ये भी पढ़ लिए WBC 2, एक कन्या, दूसरा क्या होता है? अकन्या है। कन्या में क्या क्या आता है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, सबका कार्य पढ़ लिए हम लोग, कितना परसेंट होता है। और उसके बाद अकन्या में भी हम लोग पढ़ लिए क्या क्या होता है? मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को ये खाती है, यानी डिस्ट्रॉय करती है। इसका साइज कैसा होता है? लार्ज होता है इन साइज। लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करवाने का कार्य करता है। जैसे एट प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे आप लोग, कोरोना का क्या है? कोरोना एक प्रकार का वायरस है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? एंटीबॉडी जो पेशेंट ठीक हो जा रहा है उसके शरीर का एंटीबॉडी लेकर के दूसरे के शरीर में जो रोग से ग्रसित है उसके शरीर में वो एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट करके, यानी वो ट्रांसपोर्ट करवाना ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा थेरेपी। अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ पे, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का क्या किया जा रहा है? इलाज किया जा रहा है। और ये जैसे अगर कोई ठीक हो गया कोरोना से तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गया, वही एंटीबॉडी जो कोरोना से ग्रसित है पेशेंट, उसको दे करके उसके शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, जिसके कारण वह भी मरीज़ क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। चलिए सर ये मेरा WBC था। चलिए WBC के और भी कुछ पढ़ लेते हैं पॉइंट। WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है? 3 to 4 डेज, यानी WBC का जीवन काल कितना होता है सर? 3 to 4 डेज। RBC का कितना होता था? 120 दिन। लाइफ स्पेन ऑफ WBC 3 to 4 डेज। चलिए WBC का निर्माण जो होता है सर कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है? चलिए WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है सर? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे RBC, उसमें क्या केंद्रक तो होता ही नहीं था। चलिए WBC में क्या केंद्रक जब केंद्रक पाया जाएगा तो इसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन डेफिनेटली होगा। केंद्रक होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन इज पॉसिबल, सेल डिवीजन तो होगा ही। चलिए और देखिए हमारे शरीर में कितना होता है? 8,000 से 10,000 पर cc। और देखिए इसका 2 सिचुएशन होगा। कितना सिचुएशन होगा? या इससे इंक्रीज कर जाए, 8 से 10,000 से इंक्रीज कर जाए, या क्या हो जाएगा? घट जाए। इफ़ WBC अमाउंट इंक्रीज, या WBC अमाउंट बढ़ सकता है। इफ़ WBC अमाउंट डिक्रीज, यानी WBC अमाउंट क्या होता है? घट भी सकता है। जब बढ़ जाएगा घट जाएगा तो क्या होगा उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए देखिए जब WBC इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? जब इंक्रीज कर जाएगा तो रक्त कैंसर हो जाएगा। यही रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया। देखिए WBC का अगर हमारे शरीर में मात्रा बढ़ जाएगा,
8,000 से 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको रक्त कैंसर हो जाएगा। इसी को ल्यूकेमिया बोला जाता है। देखिए WBC की मात्रा बढ़ने पर RBC का चक्रीकरण नहीं हो पाता है। अब बताइए, जब एक चीज़ का मात्रा बढ़ जाएगा तो दूसरे चीज़ को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा, WBC का जब मात्रा इंक्रीज हो जाएगा तो RBC को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। जब RBC ख़त्म होने लगेगा तो इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहा जाता है। चलिए, ये तो जब इंक्रीज हो जाए तब क्या कहा जाएगा, जब WBC डिक्रीज हो जाए तब क्या कहा जाएगा। देखिए, जब WBC कम हो जाता है यानी 8,000 से क्या हो जाता है, लेस देन 8,000, यानी 8,000 से क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है सर, कमज़ोर हो जाता है। हमारा क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, इम्यूनी सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तब बीमारी, जब इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो बीमारियाँ ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। देखते होंगे तो हम लोग बोलते भी हैं, जिसको बीमारी ज़्यादा लगता है तो उसका हम बोलते हैं कि इसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यूनी सिस्टम जो है सर, इसका क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, जिसके कारण इसको ज़्यादा बीमारी हो रहा है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, ल्यूकेपेनिया कहा जाता है। जब WBC का मात्रा हमारे शरीर में घट जाएगा तब क्या बोला जाएगा, ल्यूकेपेनिया। उस बीमारी का नाम क्या कहा जाता है, ल्यूकेपेनिया। क्लियर है सर, ये मेरा कंप्लीट था। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है। और तीसरा, ये ब्लड कार्पल्स का तीसरा पार्ट था प्लेटलेट्स। देखिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका खोज जो है, अगर आपको प्लेटलेट्स का केमिकल नेम पूछ ले तो इसका क्या होगा नेम, केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट। देखिए, इसका खोज जो है किसने किया था, विलियम ओस्लर ने किया था। किसने किया था, विलियम ओस्लर ने। अगर इसका डिस्कवर ऑफ प्लेटलेट्स तो किसने किया था, विलियम ओस्लर इज डिस्कवर्ड बाय प्लेटलेट्स, यानी विलियम ओस्लर ने किसका डिस्कवर किया था, खोज किया था, प्लेटलेट्स का खोज किया था। देखिए, इसकी मात्रा जो है कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। देखिए, ये सेफ जोन है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होना अनिवार्य है। अगर इससे कम हो जाएगा तो वो भी एक बीमारी का कारण होगा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स कितना होता है, 5 to 7 डेज होता है। आप देखिए 3 to 4 डेज किसका होता है, प्लेटलेट्स। 3 to 4 डेज जो होता है WBC का जीवन काल होता है, RBC का 120 डेज होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 5 to 7 डेज होता है। चलिए क्लियर है। चलिए, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने का क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करवाने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स के कारण ही हमारे शरीर का क्या होता है, रक्त जो है क्या करता है, थक्का बनता है। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए, रक्त जो थक्का बनता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, आपको प्लेटलेट्स में। देखिए, डेंगू मलेरिया जो है ये कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हाई फीवर होगा। जब हाई फीवर होगा तो क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वह क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कितना से, अगर 50,000 से कम हो गया तो डॉक्टर उसको तुरंत क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है। सुने होंगे आप, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अगर उसका ब्लड प्लेटलेट्स जो है 50,000 से भी कम हो जाता है, रहना चाहिए 1.5 लाख से 4 लाख। अगर 50,000 से कम हो गया तो डॉक्टर उसको एट ए टाइम एडमिट कर लेता है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा उस प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्लोटिंग होता है। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को जब हम थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो है ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है सर, प्लेटलेट्स में होता है। विटामिन के इसमें क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कैटेलिस्ट का कार्य करता है। तब क्या बनता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। और जब इस थ्रोम्बिन प्रोटीन को जब फाइब्रोजोन
प्रोटीन से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है। यही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है। कि कौन से प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या कौन कौन से चीज़ से मिल करके बने होते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन। और थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में रहता है। ये प्रोटीन कहाँ रहता है, प्लाज्मा में। ये कहाँ रहता है, ये प्रोटीन आपको रहता है प्लेटलेट्स में। ये कहाँ रहता है, प्लेटलेट्स में। और विटामिन के की उपस्थिति में जब हम इसको करवाते हैं तो क्या होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन का। फिर ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से अभिक्रिया करता है तब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण करवाती है। और यही प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है। यानी फॉर्म और नेट, इसका किस टाइप से, नेट के आकार का। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका है ये क्या है, देख रहे हैं। और यही ये क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, आरबीसी है। ये गोला गोला टाइप का जो देख रहे हैं वो क्या है, आरबीसी है। और ये 3 से 4 मिनट में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, क्लॉट। यानी देख रहे हैं नेट के आकार का हो जाता है, यानी जाली नेट बना देता है। चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिए। और ब्लड जो होता है कैसा होता है इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर होता है। चलिए सर, ये मेरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट था। मतलब ये पहला वीडियो था आपको। चलिए इसके दूसरे वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या होता है। चलिए अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे सर, ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, मानव के हृदय के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए। रक्त परिसंचरण होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर रक्त जो होता है, रक्त का कुछ कंप्लीट हिस्ट्री पढ़े। फिर रक्त जो है क्या चीज़ से मिलकर के प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स से, प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, ब्लड कार्पल्स का क्या कार्य होता है। ब्लड कार्पल्स में 3 चीज़ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। और हम सारे चीज़ के आरबीसी का, फिर डब्ल्यूबीसी का, फिर उसका ब्लड प्लेटलेट्स का कंप्लीट स्टडी हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक इस वीडियो में। चलिए सर, हम मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। चलिए सर, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इफेक्टिव लगता है आपको तब ये आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।